निशा रसोई में खड़ी होकर अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही होती है। और ये क्या कर रही है? हलवे को मिलाते रहना पड़ता है वरना वो खराब हो जाता है। बहुत जल्दी तेरी शादी हो जाएगी, फिर क्या तू अपनी पहली रसोई ऐसे जलाकर खाना खराब करके बनाएगी? ये जला हुआ हलवा खिलाएगी अपने ससुराल वालों को? माँ, मुझे आता तो है मैगी, पास्ता, चिली पटेटो, नूडल्स बनाना। दाल, रोटी, खानदानी शाही खाना बनाना जरूरी होता है क्या? जरूरी नहीं कि खानदानी या शाही खाना बनाना आए, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को सब आए, क्योंकि तेरे पापा तेरे लिए बड़े घर का रिश्ता देख रहे हैं और मैंने सुना है कि बड़े घर के लोग खानदानी होते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर निशा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और रसोई से बाहर चली जाती है, जिसके बाद आशा खुद खाना बनाती हुई कहती है, हे भगवान, अब तू ही मेरी बेटी की नैया पार लगा सकता है। पता नहीं क्या करेगी ये ससुराल में जाकर। कुछ ही देर में आशा खाना बनाकर बाहर आती है और समय गुजरता है। आखिरकार निशा के लिए खानदानी रईस मुकेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अरे आशा, क्या कर रही हो? थोड़ी ही देर में लड़के वाले घर आ जाएंगे हमारी बेटी को देखने के लिए। अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? सारा काम हो चुका है, बस थोड़ी सी हॉल की सफाई रहती है, अभी कर देती हूँ। इतना बोलकर आशा सोफा, टेबल, फर्श साफ कर देती है और अपनी बेटी को तैयार होने के लिए कमरे में भेज देती है। कुछ ही देर में लड़के वाले घर आते हैं और आशा उनके लिए खाने में 56 भोग पेश करती है, जिसे देख लड़के वाले काफी खुश होते हैं। आशा बहन, एक बात सच बोलूंगी आपसे, इससे पहले मैं अपने लड़के के लिए बहुत सी लड़की देखने के लिए गई, पर ऐसा स्वागत किसी ने नहीं किया। आप लोग तो सच में बहुत ज्यादा खानदानी हैं। कहाँ बहन, हम मिडिल क्लास हैं और आप खानदानी लोग हैं। हमारे तो भाग खुल गए अगर हमारी बेटी की शादी ऐसे खानदानी घर में हो जाए तो। ऐसा मत बोलिए बहन, आप लोग भी किसी खानदानी लोग से कम नहीं है। वैसे भी जो अपने पूर्वजों का मान बढ़ाए वही खानदानी होते हैं, और जिस तरह से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया है, इससे आप लोगों के संस्कार साफ झलक रहे हैं। अब बस हम एक बार लड़की को देख लें तो शादी की बात आगे बढ़ाए। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आशा, चाहो निशा बेटी को लेकर आओ। वैसे हमारी निशा हर चीज में गुणी है, सारे काम तुरंत सीख जाती है और नई चीज करने का उसके अंदर एक अलग ही जज्बा होता है। निशा के पिताजी की बात सुनकर लड़के वाले और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। कुछ ही देर में निशा उन लोगों के लिए सामने से तैयार होकर नाश्ता लेकर आती है। निशा को देखते ही लड़के वाले उसे पसंद कर लेते हैं। हे भगवान, अब मैं जाकर देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि मेरी सुन ली आपने। भाई, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। बहन जी, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। चलिए अब चलकर मुंह मीठा करते हैं। इस तरह अब निशा के पिता हाथों में मिठाई लेकर सभी का मुंह मीठा करवाते हैं। लड़के वाले इस रिश्ते को पक्का करके चले जाते हैं। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ निशा की शादी मुकेश से हो जाती है। जब वो शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसके ससुराल में आते ही उसी ससुराल की जिम्मेदारी समझ आ जाती है। तो इस घर में भाभी आ गई है, अब तो मेरे सारे काम हो जाया करेंगे। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, इस घर में मेरा भी एक पार्टनर है। देख रही हो बहू, तुम्हारे आने से तुम्हारी ननद कितनी खुश है। पर बहू, तुम हमारे इस खानदान की बहू हो, तुम्हें हम खानदानी लोगों की तरह रहना होगा। महंगी साड़ी पहनना, सर पर पल्लू रखना, रसोई में अपने हाथों का जादू चलाना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी माँ जी। अच्छा चलो, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। काफी रात हो गई है और कल तुम्हारी पहली रसोई है। घर में कुछ नौकर हैं, पहली रसोई में वो तुम्हारी मदद करवा देंगे। मैं तुम्हें सुबह ही बताऊंगी कि तुम्हें इस खानदानी ससुराल के खानदानी खाने में क्या क्या बनाना है। अपनी सास की बातें सुनकर निशा बड़ी हैरान होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, इसलिए शांति की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम करने जाती है। अगली सुबह निशा की पहली रसोई थी, इसीलिए वो सबसे पहले उठकर तैयार होती है और अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है, जहाँ शांति अपने साथ एक नौकर को लाती है और अपनी बहू को देखकर उससे कहती है, बहू, ये हमारा खानदानी घर है। हमारे खानदान की बहू ऐसे नॉर्मल साड़ी नहीं पहनती। तुम्हारी शादी के बाद पहली रसोई है, जाओ जाकर कोई भारी साड़ी पहन कर आओ और सारे गहने भी पहन लेना। हाँ, अच्छे से तैयार होने के बाद खाने में पनीर टिक्का, चाप मसाला, रुमाली रोटी,
पनीर के पराठे, आलू की कचौड़ी, मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन, काजू कतली बना लेना। ये हमारा खानदानी खाना है। हे भगवान, खानदानी घर और खाने का नाम पर ये लोग मुझसे पूरे मोहल्ले का खाना बनवाना चाह रहे हैं क्या? अरे मैं कोई बहुत बड़ी शेफ थोड़ी हूँ जो इतना सारा खाना बनाऊंगी। अरे मैंने तो माँ से साधारण खाना बनाना सीखा था, दाल चावल रोटी सब्जी। भला आज के टाइम पर कौन खानदानी शाही खाना खाता है? मुंह बनाकर निशा कमरे में तैयार होने जाती है और बड़बड़ाते हुए गहने पहनती है। अरे क्या हो गया? तुम पहली लड़की हो जो तैयार होते होते इतना गुस्सा कर रही है। मुकेश, मैं जानती हूँ मेरा खानदानी ससुराल है, पर अब के टाइम पर कौन लड़कियाँ खानदानी गहने पहनकर पहले रसोई की रस्म करती है और ऊपर से खानदानी खाना। आर यू सीरियस? खाने में भी ऐसी डिशेस बोली गई है जो 5 स्टार होटल में बनती है। निशा, तुम तो पहले दिन ही इतनी परेशान हो गई हो। अरे हम खानदानी लोग हैं, हमारा रहना खाना पीना सब कुछ खानदानी है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी और अच्छे से एडजस्ट भी हो जाओगी। वैसे भी तुम्हारे पिता बता रहे थे, तुम कोई नई चीज करती हो तो तुम्हें बहुत मजा आता है, तो समझो ये सब कुछ नया ही तो है। मुकेश भी निशा की बातों को सीरियस नहीं लेता और बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में निशा तैयार होकर रसोई में जाती है और घर के नौकर की मदद से खानदानी खाना बनाती है और घर वालों को देती है। बहू, सही कहा था तुम्हारे पिताजी ने, तुम हर चीज में काबिल हो। हमारे घर में एक नौकरानी थी कांता, उसके हाथों में जो स्वाद था वो हमें किसी और नौकर के हाथ में नहीं मिल पाया, पर तुमने कांता को भी फेल कर दिया। क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में, मजा आ गया। आज लग रहा है कि हम खानदानी खाना खा रहे हैं। पहली बार तारीफ सुनकर निशा का मुंह बन जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज खानदानी खाने में काजू कतली, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, पूरी, कचौरी, खीर, पराठे, नान बनाकर बेचारी निशा परेशान हो जाती है। इसलिए एक दिन वो सबके लिए सादा खाना बनाती है और खाने में खिचड़ी, रोटी, सब्जी। ये देखकर घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो लोग निशा पर भड़कने लगते हैं। भाभी, ये आपने क्या बनाया है? अब क्या मैं लंच में ये खाऊंगी? आप जानते हो ना, मेरी सारी दोस्त मेरे घर पर खाना खाती है क्योंकि हम लोग खानदानी खाना खाते हैं और ये खाना गरीब लोग खाते हैं। हम गरीब नहीं हैं। बहू, ये भी क्या बनाया है? हम क्या भिखारी हैं? या तुम भूल गई हो कि तेरे ससुराल वाले खानदानी हैं और उनका खाना भी। कैसी बातें कर रही हो काजल? खाने पर भी क्या भिखारी और अमीरों का नाम लिखा होता है? किसने कहा है आपसे कि खिचड़ी, रोटी, सब्जी गरीब लोग खाते हैं? शादी से पहले मैं भी यही सब खाती थी और परेशान हो गई हूँ खानदानी ससुराल के नाम पर खानदानी खाना बनाकर। और जो खाना आप लोग खा रहे हैं, इस उम्र में आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए मैंने आप लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखकर खाना बनाया है। कभी हल्का खाना भी खाना चाहिए। तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, हमारे बारे में मत सोचो। इतने सालों से खाना खा रहे हैं, आज तक बीमार नहीं पड़े और अब बीमार पड़ जाएंगे। रामू काका, ये खाना ले जाओ और हमारा खानदानी खाना बनाकर ले आओ जो हम रोज खाते हैं। इस खाने को गरीबों में बांट दो। इतना बोलकर पूरा परिवार खाने से उठ जाता है। ये सब देख निशा को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा अपने लिए साधारण खाना बनाकर खाती है, तो वहीं अब पूरा परिवार खानदानी खाना खाता है, जिस वजह से एक दिन विनोद की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है। इस उम्र में इतना तीखा चटपटा मसाले वाला खाना आप लोगों के लिए सही नहीं है। देखिए, उनके लीवर में डाइजेशन बहुत कमजोर हो रहा है, इसलिए उन्हें सादा खाना दीजिए, जैसे खिचड़ी, दाल, रोटी। अभी मैंने दवाई लिख दी है, अगर उनके खाने पर ध्यान नहीं दिया तो आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। माँ, निशा बिल्कुल सही कह रही थी। उसने हमारी हेल्थ को ध्यान में रखकर खाना बनाया था, पर हम तो रहे खानदानी लोग, हमें तो घमंड खाना है बस। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। पापा की, आपकी, हमारी तबीयत खराब हो उससे पहले हमें अपना खानदानी खाना छोड़ देना चाहिए। खानदानी खाना हम कभी कभी खाएं तो ही अच्छा है। विनोद की तबीयत खराब होने पर निशा के खानदानी ससुराल वालों को अकल आ जाती है और कुछ दिनों बाद जब विनोद ठीक होकर आता है तो वो निशा के हाथों की खिचड़ी खाता है। साथ ही अब पूरा परिवार खानदानी खाना छोड़कर साधारण खाना खाता है,
कभी कभी फंक्शन पार्टी या किसी ओकेजन पर ही वो लोग खानदानी खाना खाते हैं। मानसी और जिमी रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। दोनों में आपसी रिश्ते में बहुत अच्छा तालमेल था। मानसी जहाँ हिंदुस्तानी थी, वहीं रूप रंग में काली थी। वहीं जिमी एक अंग्रेजन थी और रंग रूप में मानसी से बहुत सुंदर और गोरी थी। लेकिन फिर भी उसे अपने रंग रूप पर बिल्कुल घमंड नहीं था। एक दिन जिमी अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है, तभी मानसी वहाँ आती है और उसे साड़ी में उलझा देखकर हंसने लगती है। जिमी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें उलझने के लिए और कुछ नहीं मिला था जो तुम साड़ी में ही उलझ गई हो? जेठानी जी, मैं क्या करूं? मैं कब से कोशिश कर रहे हैं कि साड़ी पहन लें, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं कि इसको पहने कैसे जाते हैं। आप लोग रोज रोज साड़ी कैसे पहन लेते हैं? इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रही हो, बस 2 मिनट में बन जाती है। जेठानी जी, आप ये रोज पहनते हो इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए आसान है, मेरे लिए नहीं। तुम इतना मत घबराओ, आज मैं तुम्हें बिल्कुल इजी तरीके से साड़ी पहनाना बताऊंगी, जिसके बाद तुम अकेले ही साड़ी पहन लोगी। आप सच बोल रहे हैं? हाँ मेरी अंग्रेजन देवरानी जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मानसी इतना कहकर जिम्मी की साड़ी पहनने में मदद करती है। तभी उसकी सास कावेरी वहाँ आती है और मानसी को जिम्मी के करीब देखकर गुस्से में कमरे के अंदर आती है और मानसी को जिम्मी से अलग करके जोर से धक्का देती है। तुझे कितनी बार बोला है ना कि मेरी छोटी बहू से दूर रहा कर तू, लेकिन तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आती ना। माँ जी, वो मैं ये बकरी की तरह मैं वो मत कर, समझी? आगे से मेरी जिम्मी बहू के आसपास भी मत दिख जाइयो। कहाँ ये इतनी सुंदर और कहाँ तू कोयले जैसी काली, कहीं तू मेरी बहू को नजर ना लगा दे। हम आपकी कैसी बातें कर रहे हैं? जेठानी जी तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बस मेरे साड़ी पहनने में मदद कर रहे थे। मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है ना। बहू, अगर तुझे कुछ चाहिए था या किसी मदद की जरूरत थी तो मुझे बोल देती। इस कोयले की खान को बुलाने की क्या जरूरत थी? मॉम, मैंने जेठानी जी को नहीं बुलाए थे, वो खुद ही आ गई। और अगर वो मेरी मदद भी कर देंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम हैंगे जो आप इतना शोर मचा रहे हैं? बहू, तू अभी नई नई आई है इस घर में, इसीलिए तुझे कुछ पता नहीं है। तू चुप कर। क्या हुआ? तेरे पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या, जो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है? जा नीचे जाकर काम कर, घर का सारा काम बिखरा पड़ा है। अपनी सास का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर मानसी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद पड़ोस की कुछ औरतें कावेरी के घर उसकी छोटी बहू से मिलने आती हैं और कावेरी सबको उससे मिलवाती है। सभी हॉल में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मानसी सबके लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी पड़ोसन कमला बोलती है, कावेरी, बुरा मत मानना, लेकिन बड़ी बहू में तो तेरी किस्मत फूट ही गई। तेरी छोटी बहू जितनी सुंदर है, तेरी बड़ी बहू उतनी ही बदसूरत है, जैसे कोई काला कोयला हो। अब क्या ही कर सकते हैं कमला, और इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? जो सच है तू वही तो बोल रही है। वही बात है बहन, पता नहीं तेरे बड़े बेटे ने इसके अंदर ऐसा क्या देख लिया, कौन सी खूबी दिख गई उसे जो इस कोयले की खान को अपनी पत्नी बनाकर ले आया। कमला, इसीलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। जब इंसान को प्यार होता है तो उसे अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी समझ नहीं आता, वरना वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता। कावेरी अपनी पड़ोसनों के साथ मिलकर अपनी बड़ी बहू की बुराई कर रही होती है, जो चीज जिम्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो सबके बीच में बोल पड़ती है, आंधी जी, अगर वो ऐसी बात है तो फिर दक्ष जी भी पागल होंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो बड़े भैया की तरह लव मैरिज करी है मेरे साथ। बिल्कुल नहीं बहू, वो क्यों पागल होगा? वो तो तेरे जैसी अंग्रेजन को पसंद करके आया है, जो बिल्कुल दूध की तरह गोरी चिट्टी है, जैसे कोई मक्खन मलाई हो। अच्छा, समय अंग्रेजन है, फॉरेन से आए हैं और गोरी चिट्टी हैं, इसलिए आप लोग मेरा इंसल्ट नहीं कर रहे, वरना मेरी भी इंसल्ट करने में आप लोग कोई कमी नहीं छोड़ते। जिम्मी की बात का जवाब किसी के पास नहीं होता। उसकी बात सुनकर सभी वहाँ से चली जाती हैं और जिम्मी भी अपनी जेठानी को लेकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। कावेरी जिम्मी को उसकी जेठानी से अलग करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाती है। एक दिन मानसी रसोई में खाना बना रही थी, तभी जिम्मी भी वहाँ आती है और खाने के आइटम को देखकर उसे रहा नहीं जाता।
जेठानी जी, आज आपने कितना खुश मनाए हैं खाने में। कितने टेस्टी खाने को देखकर तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है। क्या मैं थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अभी देती हूँ तुम्हें कुछ खाने को। लेकिन जेठानी जी, अगर मॉम को पता चल गई कि मैंने सबके खाने से पहले खा लिए हैं तो वो बहुत सुनाएंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, माँ जी कभी सपने में भी रसोई में नहीं आती हैं। तुम आराम से खाओ। माँ से इतना कहकर जिमी को एक थाली में खाना लगाकर दे देती है और वो आराम से रसोई की स्लैब पर बैठकर खाने लगती है। तभी अचानक से जिमी की नजर रसोई में आ रही अपनी सास पर जाती है और वो डर जाती है। जिमी घबराहट में स्लैब से उतरकर खाने की थाली अपनी जेठानी को पकड़ा देती है और खुद पूड़ियाँ तलने लगती है। बस यही देखना बाकी रह गया था। फॉरेन से आने के बाद तेरी अंग्रेजन देवरानी को हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का इतना ज्ञान है, और एक तू है जो सबके खाने से पहले खुद ठूसने लगी। नहीं नहीं मॉम, वो जेठानी जी खाना नहीं खा रहे थे, वो तो मैं। माँ जी वो क्या है ना कि मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि खा ही लूं। इतनी जुबान लंबी करने से पहले अपनी अंग्रेजन देवरानी से ही कुछ सीख लेती। मेरे तो कर्म ही फूट गए तेरी जैसी बहू पाकर। ना ही रंग रूप ना ही गुण, दोनों में 0। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जिमी मानसी से बोलती है, जेठानी जी, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं मॉम से? फर्क क्या पड़ता है, मेरी गलती नहीं होती तो भी माँ जी मुझे ही सुनाती, और भी ज्यादा सुनाती। और तुम मुझसे छोटी हो, तुम्हें हर मुसीबत से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा अब ये सब छोड़ो, तुम मुझे विदेशी खाना बनाना सिखाओ और मैं तुम्हें इंडियन खाना बनाना सिखाती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी दक्ष को इंडियन खाना बहुत पसंद है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इंडियन खाना बनाना सीख गई हैं, तो वो बहुत खुश होंगे। जिमी और मानसी दोनों मिलकर खाना बनाने लगती हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन कावेरी की सहेली कुसुम उसके घर आती है और मानसी को घर की सफाई करते देखकर उसे घर की नौकरानी समझकर अपने पैर दबाने को कहती है। ये सब चीजें कावेरी के सामने हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, जिस पर मजबूर होकर मालिनी कुसुम के पैर दबाने लगती है। तभी उसका देवर दक्ष वहाँ आता है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? उठिए। और आंटी जी, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? किसी के घर में आके उसकी बहू से अपने पाँव दबा रही है। शर्म नहीं आती आपको? बहू? किसकी बहू? मुझे नहीं पता था बेटा कि ये इस घर की बहू है। आंटी जी, आपको नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन आपकी सहेली को तो पता था ना। माँ, आपने भी आंटी को बताया क्यों नहीं कि ये इस घर की बड़ी बहू है? बताना क्या है, ये किस एंगल से हमारे घर की बहू लगती है? कुसुम ने इसे जो समझा ठीक समझा, ये नौकरानी ही है इस घर की। लेकिन क्यों माँ, आखिर इनके अंदर कमी क्या है? अपने पति और सास की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी जिमी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है। मैं बताती हूँ दक्ष जी, मॉम मेरी जैसी गोरी और अंग्रेजन बहू चाहिए थी, जो लेकिन भाभी तो खाली है, इसलिए मॉम ने कभी उन्हें बहू होने का रिस्पेक्ट नहीं दिए। मैं जब से इस घर में आए हैं ये भेदभाव देख रहे हैं। माँ, आज के जमाने की हो के आप ऐसी सोच रखती हो? भैया ने कितने भरोसे के साथ भाभी को आपके पास छोड़ा था ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, और आपने उनकी ऐसी हालत करके रखी है। जब भैया को ये सब पता चलेगा ना, तो वो भाभी को एक सेकंड के लिए भी आपके पास नहीं छोड़ेंगे। वो इन्हें लेके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे आपके पास, और आप अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाओगी पूरी जिंदगी। और ये बात कोई और नहीं, मैं खुद बताऊंगा भैया को। अपने बेटे की बात सुनकर कावेरी डर जाती है और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, और अपनी गलती पर पछताते देखकर सभी उसे माफ कर देते हैं। जिसके बाद कावेरी दोबारा कभी मानसी को उसके काले रंग के चलते ताना नहीं मारती और ना ही दोनों बहुओं में कभी भी कोई भेदभाव करती। सुजाता की जितनी भी इच्छाएं थी सभी पूरी हो चुकी थी, सिवाय केदारनाथ जाने की इच्छा को छोड़कर। वो हर साल केदारनाथ जाने की सोचती थी, लेकिन हर बार उसकी ये मनोकामना अधूरी रह जाती। एक दिन उसका पति गोपाल और बेटा रमेश हॉल में बैठी बातें कर रहे थे कि तभी सुजाता मंदिर से घर आती है। सुनिए जी, मुझे केदारनाथ ले चलिए ना। आज तक आपने मेरी सभी इच्छा पूरी करी है, केदारनाथ जाने की इच्छा पूरी कर दीजिए अब। भाग्यवान, मैं कब मना कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें केदारनाथ नहीं ले जाऊंगा। मैं तो हर साल तुम्हारे साथ जाने को तैयार रहता हूँ, लेकिन हर बार या तो टिकट नहीं मिलती या तो घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केदारनाथ जाकर ही रहूंगी।
इस बार मैं किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं हूँ और तुम लोग को मेरे साथ चलना होगा। माँ, हमने कभी आपके साथ जाने के लिए मना नहीं किया, तो बताइए ना, हम तो हमेशा आपके साथ जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब भोलेनाथ ही नहीं बुलाएंगे हमें, तो हम कैसे जा सकते हैं उनके द्वार? तुम कहना क्या चाहते हो बेटा कि भोलेनाथ तुम्हारी माँ की भक्ति से खुश नहीं है, इसलिए उन्हें बुला नहीं रहे? अरे बेटा, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे माँ से मुझे पिटवाना चाहते हो क्या? अरे माँ, आप ना पिताजी की बातों पे ना ध्यान मत दो। ये तो बस आपके ना और मेरे बीच आग लगाते रहते हैं। हमारे प्यार से ना जेलस होते हैं ये। मैंने तो वही बोला है बेटा जो सच है। शायद तू ये भूल चुका है, पिछली बार तेरी तबीयत खराब हुई थी, जिसके कारण तेरी माँ नहीं जा पाई। इसमें तेरी माँ का क्या कसूर? हाँ हाँ पिताजी, मान ली आपकी बात। अगर आप लोग मेरे कारण केदारनाथ नहीं जा पाए थे तो ठीक है ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों के साथ ना केदारनाथ मैं भी जाऊंगा और टिकट भी मैं ही बुक करवाऊंगा। चिंता मत कीजिए, हम सब ना एक साथ जाके ना भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। सच में बेटा, तू सच बोल रहा है ना? हाँ पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, मेरा मन ना बहुत कर रहा है केदारनाथ की यात्रा पे जाने का। सारा परिवार चलेगा एक साथ, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहू का भी काफी समय से मन हो रहा है जाने का, वो भी सुनेगी तो खुश हो जाएगी। सभी घर वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मोनिका भी वहाँ आती है और सुजाता उसे केदारनाथ जाने के प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। माँ जी, आप सच बोल रही हैं? हम सभी एक साथ केदारनाथ दर्शन के लिए जाएंगे? हाँ बहू, मैं सच बोल रही हूँ। क्या बात है माँ जी, क्या खबर सुनाई है आपने? रमेश जी, जल्दी से हमारी केदारनाथ जाने की टिकट करवाइए ना। ठीक है, आज ऑफिस जाकर मैं अपने दोस्त को कॉल करके टिकट बुक करवाता हूँ हम सबकी, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा, वरना पता चले बाद में टिकट ना मिले और हम सबके अरमानों में पानी फिर जाए। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे इस बार ना कोई रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है? रमेश इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस पहुंचता है और अपने सभी काम को खत्म करने के बाद वो अपने दोस्त को केदारनाथ के टिकट के लिए कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अधिक बर्फबारी की वजह से मंदिर बंद हो गया है और सीधे 6 महीने के बाद खुलेगा। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है। अगर मैंने माँ को बताया कि मंदिर बंद हो गया है तो माँ उदास हो जाएंगी और मोनिका तो मेरी जान ले लेगी। अब क्या करूँ मैं? हे भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाओ। आपके दर्शन में क्यों इतनी बाधाएं आती है? हे भोलेनाथ, मैं इन दोनों सास बहू को क्या जवाब दूंगा? एक काम करता हूँ, घर जाके सोचूंगा। रमेश अपने आप से इतना कहकर दोबारा से अपने ऑफिस के कामों में लग जाता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंचता है और उसके पहुंचते ही सभी उससे केदारनाथ के टिकट के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। अरे चुप करो आप लोग, अरे मुझे सांस तो लेने दो। अरे बता रहा हूँ सब कुछ, आराम से। क्या चुप करें हम? हमसे और सब्र नहीं हो रहा है। जब तक आप ये नहीं बोल देते कि हमारी केदारनाथ की टिकट हो गई है, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। बोलिए जल्दी, ये क्या हुआ हमारी टिकट का? वो गुस्सा मत होना, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी टिकट नहीं हो पाई। वो क्या है ना, मंदिर ना 6 महीने के लिए बंद हो गया है। मुझे पहले ही पता था यही होगा। हम सास बहू के नसीब में केदारनाथ की यात्रा है ही नहीं। आज के बाद मैं कभी केदारनाथ जाने के लिए नहीं बोलूंगी। मोनिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं और मंदिर के खुलते ही रमेश अपने पूरे परिवार की केदारनाथ जाने की टिकट करवा लेता है और घर आकर अपने परिवार को आवाज देता है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर ना आप सभी खुश हो जाओगे। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने केदारनाथ जाने की टिकट करवा दी है। क्या सही गैस किया पिताजी आपने? मतलब तूने सच में हम सबकी केदारनाथ जाने की टिकट करवा ली? हाँ पिताजी, हम सबकी केदारनाथ जाने की टिकट हो गई है। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है बेटा, तूने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। बहू, सुना तूने रमेश क्या कह रहा है? माँ जी, सुन लिया मैंने, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग टिकट होने के बाद भी जा पाएंगे। बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अब तो टिकट भी हो गई है, अब क्या परेशानी है तुझे? माँ जी, टिकट हो गई, लेकिन देखना, जाते जाते कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी और फिर हमारा जाना नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब मैंने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया है कि हम केदारनाथ जा भी पाएंगे। मोनिका, ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर बार कैंसिल हो जाए।
अरे हर बार हो जाता है तो ये जरूरी थोड़ी है इस बार भी हो जाएगा। हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए मैं अभी से ही मना कर रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी आप लोग के साथ केदारनाथ की यात्रा पर। जब मेरा जाना लिखा होगा तब मैं चली जाऊंगी। मोनिका इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसकी सास भी उसके कमरे में जाती है और बोलती है, बहू मैं जानती हूँ कि हर बार केदारनाथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए तुझे विश्वास नहीं है कि इस बार भी हम जा पाएंगे, लेकिन जब टिकट हो गई है तो मना मत कर। माँ जी, हम कितने सालों से सोच रहे थे जाने की, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी हो ही जाती है। मेरा दिल टूट गया है, मेरा मन ही नहीं है जाने का। मान जाना बहू, पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल कह रहा है कि हम दोनों सास बहू की केदारनाथ यात्रा जरूर पूरी होगी। क्या तू मेरी इतनी सी भी बात नहीं मान सकती है? सुजाता के बार बार कहने पर मोनिका अपने परिवार के साथ केदारनाथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ सुजाता केदारनाथ जाने के लिए एक एक दिन गिनना शुरू कर देती है। देखते देखते केदारनाथ जाने का समय आ जाता है। सभी लोग अपनी पैकिंग करके घर से निकल ही रहे थे कि तभी गोपाल के पास उसके गांव से किसी का कॉल आता है कि उसके जिगरी दोस्त की डेथ हो गई है, जिसे सुनकर वो अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाता है। क्या हुआ आपको जी? किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? नहीं सुजाता, कुछ भी ठीक नहीं है। गांव से फोन आया था, मेरे एक दोस्त की मृत्यु हो चुकी है, मुझे गांव जाना पड़ेगा। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था कि हमारे नसीब में केदारनाथ की यात्रा लिखी ही नहीं है। देखो, फिर से कैंसिल हो गया। नहीं मोनिका, ऐसा नहीं है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। करना क्या है, फिर से केदारनाथ जाना कैंसिल। चलो रखो बैग अंदर अपने कमरे में। क्या मतलब हमारी फिर से केदारनाथ जाने की इच्छा अधूरी रह गई? भोलेनाथ, क्या है ये सब? क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो आप? सुजाता इतना कहकर उदास होकर बैठ जाती है। तभी रमेश उसके पास जमीन पर बैठकर कहता है, माँ आप चिंता क्यों करती हो? अरे मत करो ना चिंता। अरे मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपको केदारनाथ की यात्रा करवाऊंगा, मतलब करवाऊंगा ही। इस बार ना कोई भी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन वो कैसे करेंगे आप रमेश जी? पिताजी ऐसी हालत में जाएंगे नहीं, और वैसे भी उन्हें गाँव जाना होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, इसलिए मैंने सोचा है कि पिताजी गाँव जाएंगे और तुम सास बहू केदारनाथ जाओगी, क्योंकि केदारनाथ जाने का सपना हमसे ज्यादा ना तुमने देखा है और माँ ने देखा है, इसलिए तुम दोनों ना ये सपना पूरा करोगी। मैं अकेले माँ जी को लेकर जाऊंगी? हाँ तुम लेके जाओगी माँ को केदारनाथ, और हाँ इस बार ना तुम दोनों को कोई रोक नहीं सकता है। आप सही कह रहे हैं, अगर भोलेनाथ ने हमें अकेले बुलाया है तो हम अकेले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।